So hi coders, how are you? My name is Walid Ahmed and welcome to our new series। तो इस सीरीज के अंदर हम लोग HTML को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फुल डिस्कस करेंगे और मैं आपको HTML के सभी इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में बताऊंगा। और मैं इस वीडियो को जो सा है थ्योरेटिकल बेस ना रखकर प्रैक्टिकल बेस रखने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग सारा का सारा HTML जो सा है वो कंज्यूम कर पाए बहुत ही ज्यादा इजीली। तो अगर आप लोग HTML को सीखना चाहते हैं और आप लोगों को HTML के पहले कोई भी नॉलेज नहीं है तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले कहीं पर HTML पढ़ी है लेकिन उसके अंदर भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको फुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको इस वीडियो सीरीज के अंदर वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेकर दिखाऊंगा। तो अगर हम बात करें HTML की तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसके अंदर इसका काम क्या है कि ये आपके वेब का एक स्केलेटन डिजाइन करती है। HTML के थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन सा कंटेंट आएगा और उसकी स्टाइलिंग आप लोग CSS के थ्रू करते हैं जिसके अंदर जान डालते हैं आप लोग जावास्क्रिप्ट के जरिए। वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू HTML सीरीज और ये सबसे ज्यादा बेहतरीन HTML की सीरीज होगी जो कि आप लोगों को सीखने के अंदर बहुत ही ज्यादा इजीली मदद करेगी। अगर आप लोग भी मेरी तरह एक सेल्फ टॉट वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरे साथ इस जर्नी पर चले और एंड तक हमसे हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप लोग HTML के बाद और भी फ्रेमवर्क जिनके ऊपर हम लोग आगे आने वाली वीडियोस बनाएंगे तो उनके अंदर भी आप लोग वो नॉलेज भी हम आपके साथ शेयर कर सके और आप लोग वो नॉलेज को कंज्यूम करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो सीरीज को HTML को और चलिए लेके चलता हूं मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं इस सारे प्रोसीजर को। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर में आ चुका हूं और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर को क्रिएट कर लिया है। मैंने HTML के नाम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट किया और मैंने सोचा था कि मैं सभी कोर्स आपको इसी फोल्डर के अंदर पढ़ाऊँगा और इसी के अंदर सिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपके इस PC के अंदर दो ऐप्स का इंस्टॉल होना बिल्कुल ज़रूरी है और वो हैं VS कोड और दूसरा गिट बैश। इनको अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली गूगल पर जाकर VS कोड लिख सकते हैं एंड इफ़ यू डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल इट तो दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ बहुत ही आसानी से पता लग जाएगी अगर आप VS कोड की साइट पर आएंगे और यहाँ पर आकर अगर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे भाई ये बताने का भी बहुत शुक्रिया, ठीक है दोस्तों। तो उनके लिए मैं सबसे पहले ही कहूँगा वेलकम, ठीक है। तो ये गिट बैश की वेबसाइट है तो अगर आपने गिट बैश को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर गिट SCM की साइट है। मैं इसका लिंक जो सा डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूँगा दूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा सुस्त आदमी हूँ तो मैं आप लोगों को पहले बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा और इसको यहीं पर देखकर अभी अपने जो सा है वहाँ पर जाकर इसको टाइप कर गिट बैश टाइप कर इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अगर अपने PC को रिस्टार्ट करना पड़ा आप कर लेना। उसके बाद अगर आप किसी भी फोल्डर के अंदर आकर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ओपन विद कोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको ओपन विद कोड कर लिया और यहाँ पर आपके पास एक फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अभी VS कोड का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं VS कोड के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर क्लिक कर आप इसके अंदर एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर लेते हैं और यहाँ पर जो सा है आपको आपकी सारी फाइल्स नज़र आती हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसके ऊपर न्यू फाइल पर क्लिक कर हम लोग एक index.html नाम की फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका नाम index.html रखूँ तो भाई मैं तो इसका नाम index.html रखूँगा। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका अगले ट्यूटोरियल में नाम index.html की जगह कुछ और रख दूँगा। अभी यहाँ पर आकर आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है लाइव सर्वर। भाई देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो सा लाइव सर्वर है वो पहले मैंने आपको लाइव सर्वर के बारे में नहीं बताया, सॉरी, मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी आदमी हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा एक्सटेंशन इसके अंदर इंस्टॉल कर ली जाए जिसके ज़रिए मुझे बार बार रीलोड करके अपनी साइट को चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा आलसी है। अभी ये रात के 2 बज चुके हैं लेकिन यहाँ पर PM शो हो रहा है तो मेरी घड़ी भी मेरी तरह आलसी है, उसने भी सोचा कि मुझे PM से PM से AM की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो अभी ये
हम लोग देख रहे हैं। और इस index.html के अंदर अगर आपने बॉयलर प्लेट कोड लिखना है तो आपने यहाँ पर शिफ्ट 1 और एंटर प्रेस करना है और इस तरह आपका बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर लिखा जाएगा। ये सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो ना हो आप लोग घबरा कर इस वीडियो को बंद कर दे रहे भाई ये क्या है, इसने तो बताया कुछ नहीं और डायरेक्टली हमें यहाँ पर ले आया और यहाँ पर आपको बहुत सारे टैग्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अभी आप लोग HTML पढ़ने आए और मैंने आपको सारा HTML दिखा दिया, ठीक है। तो बॉयलर प्लेट पर क्लिक कर आपको गो लाइव पर क्लिक करना है, ठीक है। ये तरीका है एक प्रोफेशनल डेवलपर के काम करने का, ठीक है। ऐसे ही हमारा पोर्ट यहाँ पर खुल जाएगा। अभी इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखा, आप लोग कुछ सोच रहे होंगे इतना कुछ तो लिखा है फिर भी बोले जा रहा है, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन अभी अगर मैं आकर यहाँ पर बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ तो यहाँ पर आपको इसके अंदर बगैर रीलोड किए हुए, नहीं तो हमें रीलोड करना पड़ता, ठीक है। तो अभी हमने इसको लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया, इसलिए खुद ब खुद एक सर्वर क्रिएट करके यहाँ पर ओपन हो चुकी है और हेलो वर्ल्ड इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक कर लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपने अपनी ज़िंदगी की पहली वेबसाइट बना ली, ठीक है। तो वेबसाइट का नाम तो भाई ऊपर डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़िंदगी की पहली साइट, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी की पहली साइट क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर ज़िंदगी की पहली साइट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारी ज़िंदगी की पहली साइट है और यहाँ पर हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। इसको लग रहा है मैं अरेबिक बोल रहा हूँ, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है भाई नहीं अरेबिक बोल रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना पहला वेब पेज क्रिएट कर लिया है। अभी ये था सारा एक HTML का ट्यूटोरियल। सॉरी दोस्तों, मैं ज़रा आपके साथ मजाक कर रहा था। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब HTML के अंदर सबसे पहले अगर आप लोग देखो तो इसके अंदर आते हैं टैग्स और एलिमेंट्स। अभी आपने देखा HTML के अंदर आपको ये जो सी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये इन सब को हम एलिमेंट बोलते हैं। ये बॉडी का एलिमेंट है और ये HTML का एलिमेंट है, ठीक है। इन सब को अभी हम छोड़ देते हैं और इसको सिर्फ इतना देखते हैं, ठीक है। वो बॉयलर प्लेट खुद ही ऐड कर देता है, उसको भी हम समझेंगे आगे जा कर के वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो सा वो सब कुछ हम लोग बाद में देखेंगे, वो एडवांस वेब डेवलपर है। यकीन मानो मुझे भी 1 साल तक नहीं पता था कि वो सब कुछ हम क्यों लिखते हैं, लेकिन मैं आपको 1 साल से पहले बता दूंगा कि आप लोग वो सब कुछ क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो ये डॉक टाइप HTML सिर्फ बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये भी लिखना आपको ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप लोग जब भी बॉयलर प्लेट डालोगे और अपनी कोडिंग स्टार्ट करोगे तो इतना इसके साथ आपको सर खपाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसको सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एलिमेंट क्या है। जिस तरह यहाँ पर आपको एक टैग ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये 2 टैग्स, तो ये 2 टैग्स जो से मिलकर एक एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट है। अगर इसके अंदर मैं P डाल के किस तरह बनाता हूँ तो ये भी एक एलिमेंट है, ये P पैराग्राफ का एलिमेंट है। इसको हम पढ़ेंगे डिटेल से, लेकिन अभी आप ये समझे कि एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हर एलिमेंट के अंदर ना 2 टैग्स होते हैं, ठीक है। ये होता है ओपनिंग टैग और ये होता है क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर क्लोजिंग टैग के अंदर टैग के नाम के पहले // आती है, ठीक है। ये था। अगर आपको नहीं समझ लगी आप वीडियो को दोबारा से देखें और इसको अपने जहन में बैठा लें। आपको इस चीज़ों को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए। लेकिन अगर आपका फ्रीलांसिंग के बारे में कोई इरादा है तो आप लोग बल्कि यार ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए, एक अच्छी वेब डेवलपर बनने के लिए आपको चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखें, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीज़ें लोग कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होती, लेकिन मैं कहता हूँ थ्योरी आप ना पढ़ें, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं उन्हें आप अपने जहन के अंदर बैठा कर रखें, ठीक है। कभी भी अगर आपसे को पूछ लेता है भाई टैग क्या होता है, ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग में फ़र्क है, तो इतनी चीज़ तो आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सबसे पहले HTML का एलिमेंट लिखते हैं। तो HTML का एलिमेंट लिखने के लिए आप HTML लिखकर एंटर करेंगे तो ये ओपनिंग क्लोजिंग टैग खुद लगा देगा। अगर आप कोई और कोड एडिटर यूज़ करते हैं जिस तरह नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, तो उसके अंदर भी ये नोटपैड प्लस प्लस के अंदर तो ओपन क्लोज कर देता है, लेकिन नोटपैड अगर आप सादा यूज़ करते हैं कोड एडिटिंग के लिए तो वो बहुत ही ख़राब आइडिया है, ठीक है। आपको आपकी वेबसाइट आज ही बनानी है, ठीक है। आपके क्लाइंट को आपकी वेबसाइट आज ही चाहिए होगी, या फिर 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने उसको टाइम दिया 1 हफ्ते के अंदर। ऐसा नहीं कि आपके क्लाइंट ने कहा मुझे अगली ज़िंदगी के अंदर या क़यामत के दिन जब भी, ठीक है, तब आपको आपकी साइट जो है उसको देनी है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग HTML का सबसे पहले इसका एक सिंटैक्स लिखते हैं। जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर काम करते हो तो सबसे पहले आपको उसके सिंटैक्स को सेट करना पड़ता है। जो सिंटैक्स ज़रूरी है उसे लिखना है, भाई ये रूल है। उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का मतलब ये है कि आप उसके सिंटैक्स पर अमल करते, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करते हुए
अपना काम करते हो। ये तो वही सवाल हो गया कि भाई इंग्लिश के अंदर आप मुझे इज क्यों बोल रहे हो, कि बोलना है, मैं तो इज बोलना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो ये रूल है, और इसी तरह इसका भी एक ये रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको HTML का एलिमेंट लगाना है, उसके बाद आपको एक हेड का एलिमेंट लगाना है, और हेड के अंदर आपको एक टाइटल का एलिमेंट लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक बॉडी का एलिमेंट लगाना है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे जिसके बारे में आज की ये वीडियो है। तो टाइटल के अंदर जो भी अभी अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आकर अभी आपको यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर टैब के ऊपर कुछ नहीं, तो ये टैब के ऊपर जो है अगर हम टाइटल के ऊपर लिखते हैं माई साइट, तो हम लोग इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आकर देखते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि माई साइट हमारा कहाँ पे अपडेट हुआ। तो हेड के अंदर जो टाइटल है उसके अंदर जो आप कंटेंट लिखते हैं अपना कंटेंट, वो आपका यहाँ पर इसके अंदर टैब के ऊपर जो नाम आता है उसके ऊपर आता है, ठीक है, पेज का टाइटल। बाकी का सारा कुछ जो कि आपको ये वाइट सब बिल्कुल चिट्टा दूध नज़र आ रहा है ना, इधर सब कुछ आपका कंटेंट आएगा यहाँ पर, वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है। तो बॉडी के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, कुछ लोग बोलते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो एल को साइलेंट कर देते हैं, हेलो वर्ल्ड बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, भाई हमें कोडिंग सीखनी है, इंग्लिश नहीं सीखनी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो अगर आप बॉडी के अंदर कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये HTML का आपको स्ट्रक्चर दोबारा से समझ लेना चाहिए कि अभी आपको ये सारा इस तरह लिखने की याद करने की जरूरत नहीं कि पहले HTML आएगा, हेड आएगा, बॉडी आएगा, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि हेड के अंदर जो भी कॉन्टेंट आता है वो इसके साथ कनेक्ट है, या फिर अगर हमने किसी और फाइल के साथ इसको कनेक्ट किया हुआ है तब हमें हेड टैग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और बॉडी के अंदर आपका सारा कंटेंट आता है, ठीक है। HTML के अंदर सिर्फ हेड और बॉडी आता है, HTML के अंदर आप कुछ और नहीं डालोगे, ये चीज़ तो अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर जो सा हम बॉडी के अंदर एक P टैग लिखकर पैराग्राफ लिखते हैं, तो इसके बारे में हम लोग आपको बाद में भी बताएंगे, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तो अभी आप लोगों ने जो इस कोर्स के अंदर पहली वीडियो में सीखा है वो ये कि आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया और आपने Shift 1 दबाकर एंटर करना, और इससे आपका बॉयलर प्लेट कोड जो सा है, ठीक है, आपका बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो, ठीक है, दिस वीडियो टैग यहाँ पर लग गया, सॉरी। तो दिस इज़ ओवर फर्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये हमारा जो सा था पहली वीडियो का, यहाँ पर इसने इसके साथ कुछ अटैच कर दिया कोई वीडियो का एलिमेंट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे किस तरह से आप लोग यहाँ पर वीडियो टैग को देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हे गाइस, पिछली वीडियो में आप सब ने देखा कि हमने HTML के स्ट्रक्चर को पढ़ा था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग HTML के हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को देखेंगे कि व्हाट इज़ हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स इन HTML। तो यहाँ पर मैं एक और HTML की फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ tu2.html, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र विंडो के अंदर, और ब्राउज़र विंडो के अंदर आने के बाद हम यहाँ से /tut2.html के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेज है और इसके अंदर हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर दिया, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा एक ट्यूटोरियल है, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग्स को यूज़ करने के लिए आप लोग H1 to H6, अगर आप H लिखते हैं तो यहाँ पर आपको ये टैग सजेस्ट कर रहा है H1 से लेकर H6 तक आपके पास है। हम सबसे पहले H1 को देखते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है हेड 1, ठीक है। तो अभी हम लोग जाकर अगर अपने ब्राउज़र विंडो के अंदर देखते हैं और इसको आकर हम लोग रिफ्रेश करते हैं हेड 1, ठीक है। तो पहले इसका जो लाइव सर्वर है VS कोड का, उसके अंदर ये फीचर है कि अगर आपके बॉयलर प्लेट पूरी है तब ये रीलोड करता है, नहीं तो ये रीलोड नहीं करता, ठीक है। फिर ये इसको HTML फाइल की तरह ट्रीट नहीं करता। अभी इसको HTML फाइल की तरह ट्रीट कर रहा है। तो यहाँ पर देखें हेड 1 और हेड 1, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह देखेंगे कि H2 जो सा हमारे पास, आपके पास जो सा एक टैग है H2, तो ये उससे छोटा है, ठीक है। तो ये लोग अगर आपने हेडिंग के अंदर सब हेडिंग देनी है तब इस तरह आप लोग H1 से लेकर H6 तक को यूज़ करते हैं। तो अभी हम लोग H1 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। H1, एक बात याद रखिएगा कि एक साइट के एक पेज के ऊपर एक H1 होना चाहिए, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पर पैराग्राफ टैग को देखते हैं। तो पैराग्राफ टैग को यहाँ पर आप लोग अगर लिखना चाहते हो तो आपको P टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमने पैराग्राफ के अंदर कुछ नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर लॉरम
ये VS कोड का फीचर है कि अगर आप लॉरम लिख कर आगे कोई नंबर लिखते हैं तो उतने वर्ड्स का पैराग्राफ वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट कर लिया 15 वर्ड्स का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और इस तरह से आप लोग H1, H2, H3 और H6 तक को आप यूज़ कर एक हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको H6 दिखाऊं, बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं आपको H1 से लेकर सारे जो उनसे टैग्स हैं उनको यूज़ करके दिखाता हूं, ठीक है। हेड 2 और उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे H3 के अंदर हम लोग लिख देते हैं हेड 3 और यहाँ पर हम लोग H4 और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं हेड 4 और उसके बाद हमारे पास अब सिर्फ रह चुका है H5, ठीक है। H5 और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे हेड 5 ताकि आप लोग देख सकें, भाई कोई गिला ना रहे बाद में कि आपने ये तो पूरा पढ़ाया नहीं। हेड 1 से लेकर हेड 6 तक आप लोग देख सकते हैं, ये H1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ा सा और हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ आप लोग देख रहे हैं, ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ कंटेंट हो बोल्ड, ठीक है, तो मैं बी टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर लॉरम 5 वर्ड्स का पैराग्राफ इसके अंदर लिखूंगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा कंटेंट हो वो इटैलिक में हो, तो मैं आई टैग को यूज़ करूँगा और इसके अंदर भी मैं 5 वर्ड का लिख देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मेरा जो कुछ टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हुआ हो तो मैं यू टैग का यूज़ करूँगा, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं 5 वर्ड्स दूंगा। तो अगर मैं इसको अब जाकर देखता हूँ तो ये देखिए जो कि हमारा बोल्ड, अब देखिए ये सारा टेक्स्ट साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनको मैं थोड़ा सा ब्रेक करूँ, यानी इनमें लाइन ब्रेक आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, उसके लिए आप पैराग्राफ के सेंटर में जहाँ पर भी आप जाते हैं आप वहाँ पर BR टैग को यूज़ करते हैं। हाँ, BR टैग का ओपन क्लोज टैग नहीं होता, ठीक है। BR टैग अकेला होता है, ठीक है। BR बस BR, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसी दिन, लेकिन अभी नहीं, अभी सिर्फ आप लोग इतना समझें कि BR टैग ब्रेक के लिए यूज़ होता है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर मैं सोचता हूँ कि मैं BR टैग को छोड़ूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही एंटर कर देता हूँ, तो ऐसे मेरा बिल्कुल भी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पर BR टैग इसलिए काम कर रहा है, समझे आप। तो यहाँ पर ये मसला आ रहा था। अभी अगर मैंने यहाँ से भी BR टैग को हटा दिया तो क्या होगा, तो यहाँ पर आकर आप लोग देखें ये सारा साथ मिल चुका है। चाहे आप इसके अंदर जितना मर्जी जो सी रिटर्न क्लिक करके एंटर क्लिक करके, लेकिन जैसे ही हम लोग इसके अंदर BR टैग को यूज़ करते हैं तो यहाँ पर लाइन ब्रेक डल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर एक लाइन क्रिएट करना चाहते हैं 2 लाइंस के दरमियान, तो आप HR टैग का यूज़ कर सकते हैं और HR टैग से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी है वो यहाँ पर डल जाती है और आप पैराग्राफ के सेंटर में HR लाइन को यूज़ कर सकते हैं अगर आप पैराग्राफ्स के अंदर लाइन डालना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो अगर आप एक नोटबुक जैसा बनाना चाहते हैं तो आप हर लाइन के बाद एक HR लिख सकते हैं, उसमें आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज वेलकम टू अनदर वीडियो। और अभी हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर लिंक्स एंड इमेजेस। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग इसके अंदर इमेजेस और लिंक्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर tut3.html नाम की एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा और अपनी बॉयलर प्लेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे भाई, बॉयलर प्लेट। और यहाँ पर हम लोग इसको नाम दे देते हैं कि अभी हम लोग पढ़ेंगे लिंक्स एंड इमेजेस, ठीक है। तो इनको आप लोग लिंक्स भी बोलते हो और इनको आप लोग हाइपर लिंक बोल सकते हो, ठीक है, जो कि इसका नाम है, ठीक है, हाइपर लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिंपल सी बात है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ट्यूट, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ पेज 3 और मेरे पास ये पेज है जिसके अंदर मैंने ये हेड शेड सब कुछ ख़त्म करके मैं सिर्फ यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ पेज 2। तो अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ अपने ब्राउज़र के अंदर तो मैं यहाँ पर दिस इज़ पेज 2 में हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर tut3.html में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं पेज 3 हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी लिंक पर क्लिक कर अपने दूसरे पेज पर जाऊँ और वहाँ से क्लिक कर इसके ऊपर वापस आऊँ,
जिस तरह के आप लोगों ने देखा होगा कि साइट्स के ऊपर हेडर होता है, तो वो लिंक्स तो क्रिएट हम लोग करते हैं, लेकिन वो बाद में हम लोग देखेंगे किस तरह से करते हैं। लेकिन अभी हम देखेंगे कि लिंक किस तरह हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आपको एंकर टैग को यूज़ करना पड़ता है। इसको आप हाइपर लिंक कह सकते हैं, इसको आप एंकर टैग कह सकते हैं, इसको आप लिंक कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग ए को यूज़ करते हैं और ए को क्लिक कर अभी आप लोग देखेंगे इसके अंदर एट्रीब्यूट होते हैं। एक अगर आपके पास टैग है तो उसके अंदर आप अगर कोई प्रॉपर्टी पास करते हैं तो उसे आप लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। जिस तरह हम इसके अंदर एक href नाम का एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये याद रखने का थोड़ा सा मुश्किल है तो सिर्फ आप ए एंटर करें और ये एट्रीब्यूट यहाँ पर खुद ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग href के अंदर, अब href के अंदर आप लिखते हैं एड्रेस जो जिसके ऊपर आपको ये लिंक भेजना है। जिस तरह अगर मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक अपना नाम लिख देता हूँ पेज 3, ठीक है। तो पेज 3 अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं ट्यूट 2 पर हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे पेज 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लिक करने पर ये पेज 3 को नहीं खोल रहा, ये पेज 2 पर है। वो इसलिए क्योंकि हमने उसका लिंक नहीं दिया। तो अब उसका लिंक हम देते हैं इस href एट्रीब्यूट के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसका लिंक देता हूँ स्लैश, और अगर आप लोग स्लैश करके नहीं देते, फ़र्ज़ करें मैं google.com का देता हूँ, तो यहाँ पर पेज 3 का हमारे पास है ट्यूट 2 का नहीं, ट्यूट 3.html। तो मैं यहाँ पर ट्यूट 3.html का लिंक कॉपी करूँगा और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको पेस्ट कर दूँगा। और मैं जैसे ही वापस जाऊँगा ट्यूट, तो अब यहाँ पर आकर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ और इसको मैं पेज 3 पर लेकर जाता हूँ तो ये देखिए ये पेज 3 पर आ चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग पेज 2 का कॉपी करते हैं और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से ये एंकर टैग को कॉपी करता हूँ और मैं ट्यूट 3 पर ले जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ और मैं ट्यूट 3 पर की जगह 2 लिख देता हूँ, ताकि अब देखिएगा कि यहाँ पर तो पेज 3 पर आ गया और यहाँ से हम लोग 2 पर 3 पर, ठीक है। तो मैंने पेज 3 इसके ऊपर मुझे 2 लिखना चाहिए था क्योंकि ये 2 पेज की तरफ हमने लिंक दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये पेज 3 और पेज 2, पेज 3 पेज 2, पेज 3 पेज 2, ठीक है। ये रीलोड हो रहा है चूँकि ये अभी हमारे पास जो साइट है ये लोकल होस्ट में हमारे पीसी के अंदर जा रही है, इसलिए बहुत फास्ट जा रही है, नहीं तो ये टाइम लेता है थोड़ा सा, ठीक है। और वैसे भी हमारी साइट जो सी है उसके अंदर इतना कुछ है नहीं खास, तो वो रीलोड होते हुए ज़्यादा टाइम नहीं ले रही, सिर्फ टेक्स्ट उसको पास हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस तरह से आप लोगों ने देख लिया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ऊपर क्लिक करूँ तो ये इसी के अंदर मेरे जोन सी टैब के अंदर ना खुले बल्कि दूसरे टैब के अंदर खुले, तो उसके लिए हम लोग एक और एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है, उस एट्रीब्यूट का नाम है टारगेट, ठीक है। तो टारगेट के ऊपर अगर आप लोग देखें तो टारगेट आपके पास आते हैं 4। तो अभी हम लोग जो दूसरे टैब को यूज़ करेंगे वो हम लोग यूज़ करेंगे ब्लैंक को, ठीक है। तो अगर आप इसको टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं तो यहाँ पर आकर देखिए, अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये दूसरे टैब के अंदर उसको खोल रहा है। मैं जितनी बार भी इसको क्लिक करूँगा ये दूसरे टैब के अंदर उसको खोलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टारगेट। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने HTML के इमेज टैग की तरफ कि इमेज टैग किस तरह से यूज़ होता है। जिस तरह के आप लोगों ने पढ़ा था BR टैग को, तो BR टैग भी जो सा हमारे पास यूज़ हो रहा था वो हमारे पास इस तरह से यूज़ हो रहा था कि हमारे पास हम लोग उसको सिर्फ एक BR टैग लिखते थे और हमारा टैग पूरा हो जाता था, ठीक है। तो अभी इमेज टैग भी इस तरह है, इमेज टैग के अंदर भी आपको सिर्फ img लिखना पड़ता है। और जिस तरह यहाँ पर आपने href के अंदर देखा कि आप लोग 2 एट्रीब्यूट्स को पास कर रहे थे, तो इसके अंदर भी आपको 2 एट्रीब्यूट्स को पास करना पड़ता है। अब इसके अंदर जिस तरह href था, अब इसके अंदर है सोर्स। सोर्स क्या है, सोर्स आपकी इमेज का वो सोर्स है जो कि आप इसको, ठीक है, जो कि आप इसको देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर कोई इमेज को कॉल करूँ, तो उसके लिए मैं इमेज को यूज़ कर लेता हूँ पिक्सम, ठीक है। ये API, अगर आप लोग वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं और आपके पास इमेजेस नहीं है लेकिन आप लोग इमेजेस डालना चाहते हैं, ठीक है, pixum.photos, पिक्सम इमेजेस, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये साइट डिनाइड क्यों आ रहा है, अभी ये साइट, ठीक है। तो अभी हम कोई बात नहीं, हमें यार तुम नहीं दो,
हम किसी और के पास चले जाते हैं, अनस्प्लैश के पास जाते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एक इमेज का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आकर मैं इस कॉपी इमेज एड्रेस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस इमेज का एड्रेस है। हम यहाँ पर आकर इसको अगर पेस्ट कर दें और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बंद कर देते हैं और अभी हम लोग, ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने एड्रेस दे दिया है, तो अभी हम जाकर देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर अपने डॉक्यूमेंट में आए तो यहाँ पर देखिए ये इमेज इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर ये इमेज का यूआरएल पे, जिस यूआरएल पे ये इमेज पड़ी है और यहाँ से ये डिलीट हो जाए, यहाँ आपके सर्वर के अंदर से ये इमेज डिलीट हो जाए, ठीक है, तो अभी देखें जिस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको काट देते हैं। ठीक है, हम लोग इसको इतना काट देते हैं, तो अब तो इसके पास कोई इमेज नहीं है। तो अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये एरर शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई भी इमेज नहीं है, तो ये एपीआई जो इसके पीछे काम कर रही है वो एरर थ्रो कर रही है भाई। ठीक है, तो अभी अगर इसके पास इमेज ना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग img टैग के अंदर, फ़र्ज़ कीजिए आप लोगों ने यहाँ पर एक image.jpg दे दी, लेकिन वो image.jpg आपके सर्वर के अंदर पड़ी ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तो फिर क्या होगा, फिर वो आपको कुछ इस तरह से एक एरर पास करेगा। ठीक है, कुछ भी शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके यूज़र को पता लगे आपने यहाँ पर इमेज रखी थी लेकिन वो नहीं, तो आप ऑल्टरनेटिव में लिख देते हैं, जिस तरह हम लोग यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के तौर पर ऑल टैग के अंदर वेब इमेज एक नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि वो जब भी कोई क्लाइंट जो है आपकी साइट को विजिट करेगा तो उसे पता लगेगा कि यहाँ पर इमेज थी जो कि किसी इशू की वजह से आपको शो नहीं हो रही। और कल को आप टेस्टिंग भी करेंगे साइट की, आप साइट को डेवलप करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पर इमेज शो नहीं हो सकता है कि आप लोग उसे नोटिस ही ना करें, इसीलिए आपको ऑल टैग लिखना चाहिए। और वैसे अगर आप एसईओ करना चाहते हैं, ठीक है, तो एसईओ के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि आप लोग इन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। इन चीज़ों को आप अपने माइंड में इसीलिए रखें क्योंकि जब आप एसईओ करते हैं तो अगर आप उसको एक अल्टरनेटिव टैग देते हैं तो बाद में वो साइट उसी टैग के थ्रू या उसी नेम के थ्रू रैंक हो सकती है, यानी आपकी साइट गूगल के इमेज कंसोल के अंदर रैंक हो सकती है आपकी इमेज। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर वेब इमेज, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वेब इमेज यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो गया। तो ये थी आपकी इमेजेस और आपकी लिंक्स। आप लोग किस तरह से लिंक्स डाल सकते हैं और किस तरह से इमेजेस डाल सकते हैं। सो हे देयर गाइस, तो लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था कि हमने किस तरह से इमेज और हाइपरलिंक टैग को डिस्कस किया था, एंकर टैग्स को डिस्कस किया था। तो अभी मैं यहाँ पर आकर आज की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ tut4.html और हम इसको लाइव सर्वर के थ्रू यहाँ पर ओपन भी कर लेते हैं। ठीक है, tut4.html, ठीक है भैया, ये हमने इसको ओपन कर लिया। यहाँ पर हमने 43 लिख दिया, तो मैं इसको tut4.html के नाम से ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि हम आज के अंदर इस टॉपिक के अंदर क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं लिस्ट्स एंड टेबल्स। ठीक है, तो लिस्ट एंड टेबल्स हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे। और लिस्ट एंड टेबल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लिस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है ऑर्डर लिस्ट। अब इनको याद रखने का तरीका ये है कि आप लोग अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यानी अनऑर्डर लिस्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो ऑर्डर लिस्ट है उसके लिए आप OL यानी ऑर्डर लिस्ट का टैग इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हर लिस्ट के अंदर एक लिस्ट आइटम होती है। ठीक है, जिस तरह इसके अंदर अगर हम LI क्रिएट करते हैं, ठीक है, दिस इज एन आइटम। ठीक है, तो हम लोग एक लिस्ट के अंदर एक आइटम क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर देखूँ तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट यहाँ पर बनी हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लिस्ट आइटम्स बना देता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा LIs जो सी है मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट की, तो इतनी ज़्यादा आपके पास लिस्ट आइटम्स बन गए। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनकी लिस्टिंग की टेक्निक ये बुलेट्स को यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, अगर मैं इसी को उठाकर, ठीक है, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें आके, तो यहाँ पर ये ऑर्डर के थ्रू जा रही है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर लिस्ट है और ये अनऑर्डर लिस्ट है। अब इसके अंदर जो एलआई होती है उसे लिस्ट आइटम कहा जाता है, ठीक है। अब आप जब भी कोई लिस्ट क्रिएट करेंगे, चाहे वो अनऑर्डर लिस्ट है चाहे वो ऑर्डर लिस्ट है, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ पर आकर उसके अंदर एलआईज क्रिएट करते हैं और एलआईज के अंदर वो लिस्ट आइटम होती हैं। ये तो होगी दोस्तों हमारी लिस्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेबल की। तो टेबल थोड़ा सा आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो सा है मुश्किल लग सकता है, तो इसी के लिए मैं इसको ज़रा अपने VS कोड को थोड़ा सा साफ़ करने लगा हूँ। तो यहाँ से हम लोग टेबल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टेबल्स। और ठीक है, टेबल्स को जो सा, इसको अगर आप लोगों को नहीं पता, ये मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था, इसको कमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कमेंट हम इसलिए करते हैं ताकि अगर मैंने अब इस कोड को पढ़ना है तो मैं इस कोड को जो सा है पढ़ सकूं। लेकिन ये कोड कभी भी आपके यहाँ पर शो नहीं होता, जिसको आप कमेंट कोड को कर देंगे वो आपको यहाँ पर शो नहीं होता। अगर आप राइट क्लिक कर व्यू पेज सोर्स करें तो यहाँ पर आपको कमेंट नज़र आएगा। तो ये कमेंट डेवलपर के लिए यूज़ होता है, अगर डेवलपर अपने कोड की निशानी रखना चाहता है कि मैंने यहाँ पर किस चीज़ के बारे में कोड किया था। तो टेबल के लिए आप लोगों को टेबल इसका टैग यूज़ होता है। और अब टेबल के अंदर क्या होता है, अब जिस तरह आपने अगर कभी टेबल देखा होगा, हम यहाँ पर इंटरनेट पर सर्च करते हैं HTML टेबल, ठीक है। तो HTML टेबल अगर हम यहाँ पर आपको मैं इमेजेस दिखाऊं, तो ये देखिए HTML टेबल के अंदर अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इस इमेज को खोल देता हूँ, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपके पास रोज़ हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये जो उनसे आपके पास रोज़ हैं और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर हेडिंग है। तो इसी तरह से हम टेबल के अंदर जो सा है रोज़ क्रिएट करते हैं और टेबल के अंदर हम लोग हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम किस तरह से करेंगे, तो वो सब कुछ अभी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर 3 रोज़ क्रिएट कर लेते हैं, TR, और मैंने इस तरह से एमिट का यूज़ कर और इसको कॉपी पेस्ट कर 3 रोज़ क्रिएट कर ली हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं हर रो को अंदर एक एक जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं दूंगा। तो सबसे पहली रो के अंदर 2 टेबल की हेडिंग दूंगा। तो उसके लिए मैं टेबल की हेडिंग यूज़ करूँगा TH, ठीक है। तो इसके अंदर मैं दूंगा नेम, ठीक है, और दूसरा मैं एक टेबल की हेडिंग बनाऊंगा नेम और अमाउंट, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मुझे नेम एंड अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर आप लोगों को मैं बताऊँ तो यहाँ पर हम लोग आकर एक स्टाइल टैग को यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें। तो वो क्या करता है, स्टाइल एट्रीब्यूट, वो इसके अंदर CSS लगाने के काम आता है, लेकिन अभी हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इसी तरह से जाने देते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं चाहता हूँ कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप लोग चाहें तो हम लोग यहाँ पर आकर स्टाइल टैग को हेड के अंदर यूज़ कर इसको थोड़ी सी CSS दे सकते हैं। CSS को पढ़ेंगे हम आगे वाली वीडियोस में, लेकिन अभी जो सा है आप लोग क्या करें कि अभी आप लोग सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ, मैं भी जानता हूँ कि ये अभी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएँ, ठीक है। सॉलिड ब्लैक, तो मैं इसी तरह सॉलिड ब्लैक इन तीनों को मैंने बॉर्डर दे दिया ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो हमारे पास अब एक हेडिंग की रो आ गई और उसके अंदर हमने 2 डेटाज दिए हैं। तो वो इस तरह से 2 डेटाज एक रो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 कॉलम्स उसने क्रिएट कर दिए। अब हम अगर देखें इसको हम लोग जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इस दूसरी रो के अंदर एक डेटा TD टेबल डेटा क्रिएट करता हूं और नेम में लिख देता हूं अपना, ठीक है। और उसके अलावा अमाउंट में लिख देता हूं कि जी मैं कमाता हूं 50,000 रुपये, ठीक है। भाई इतना कमाता नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, TD दोबारा से लिखते हैं और टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा के अंदर मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ उमर, ठीक है। और उसके अलावा मैं उमर का लिख देता हूँ कि उमर भाई मेरे से है अमीर आदमी, ठीक है। तो इसकी हमने अमाउंट लिख दी। तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक हमारे पास TD, तो हम लोग TD को भी यहाँ पर आकर बॉर्डर दे देते हैं ताकि हमें
TDB अच्छी तरह से नज़र आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक टेबल को क्रिएट कर लिया है और टेबल के अंदर आपको ये हेडिंग है, जो हेडिंग हमने TH के लिए साथ यूज़ की, हम यहाँ पर भी TD यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर यूज़ इसलिए किया है टेबल डाटा, ताकि ये हमें बोल्ड में मिले। आप लोग इसे अलग से भी बोल्ड कर सकते हैं, लेकिन टेबल डाटा अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका टेबल SEO फ्रेंडली हो तो आप लोग प्रॉपर टैग्स का यूज़ किया करें, ठीक है। क्योंकि अगर किसी ने HTML के अंदर वो टैग रखा है तो वो किसी ज़रूरत के तहत रखा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को वही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। जिस तरह से इसकी हेडिंग के लिए आपको टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग का टैग यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर एक और रो क्रिएट हो जाए तो एक और कॉलम, तो आप इसके अंदर एक और TH क्रिएट कर दें। जिस तरह सीरियल के नाम से मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल के नाम से एक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग सीरियल को जो है वो नंबर 1 पे ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीरियल आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें सबके सामने सीरियल लिखना पड़ेगा ताकि वो सीरियल के नीचे आए। देखें, अगर आपने इसको पहले लिखा है तो आपको सीरियल भी सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर मैं आकर TD एक और लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 01 और अब मैं Ctrl+S करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, 01 इसके नीचे आ गया। इसी तरह से मुझे इसके नीचे ये चीज़ यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है, और T2, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी चीज़ थी, टेबल्स और लिस्ट जो कि आपने आज की इस वीडियो में पढ़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं। अगर आप लोगों को टेबल को ज़रा सी भी मुश्किल आती है और आप लोग चाहते हैं कि आप इसका मॉडल देख लें, तो आप लोग W3 स्कूल्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये साइट भाई बहुत हैंडी है। अगर आप लोग इस साइट को अपने साथ रखते हैं, HTML ट्यूटोरियल्स का इसका जो सेक्शन है, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि टेबल्स को आप लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये कॉन्टेक्स्ट है, आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर अपने प्रोजेक्ट में पेस्ट कर वहाँ पर चेंजिंग करके सिर्फ आपको इसको ये समझना पड़ेगा कि ये काम किस तरह से कर रहा है, ठीक है। अगर आपको इसका काम करने का तरीका समझ में आ गया तो कॉपी पेस्ट करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो कल को आप इंटरव्यू के अंदर अगर आप एक HTML के क्वेश्चन के साथ रिजेक्ट हो जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शर्म वाली बात है, ठीक है। इसीलिए इन कॉन्सेप्ट्स को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हे देयर गाइस, वेलकम अगेन। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स, HTML फॉर्म्स के बारे में। तो HTML फॉर्म एक बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ चीज़ है, एक बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ टैग है और उसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग है, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी साइट बनाते हैं और उसके अंदर अगर आपने लॉगिन पेज, न्यूज़लेटर, कुछ भी इस तरह की चीज़ें क्रिएट करनी है तो आप लोगों को HTML फॉर्म की ज़रूरत पड़ती ही है। अब हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग HTML के अंदर यूज़र की इनपुट ले सकते हैं और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर tut5.html नाम की एक फ़ाइल को क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद एक बॉयलर प्लेट इसके अंदर डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने उसी तरह से काम कर रहा हूँ, आपको भी इसी तरह से काम करना है, ठीक है। तो फॉर्म्स, और इसको मैं यहाँ पर आकर अपनी ब्राउज़र की विंडो में खोल लेते हैं हम लोग tut5, ठीक है। तो यहाँ पर आकर हमने इसको खोल लिया और हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ नहीं। तो HTML फॉर्म्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर आकर एक फॉर्म टैग को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद फॉर्म को हम एक एक्शन देते हैं गेट या पोस्ट। तो ये अभी हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर आप लोग कोई भी फाइल देते हैं, जिससे अगर आपने यहाँ पर PHP की फाइल बनाई है तो वो सारा मेथड, या फिर आप कोई भी बैकएंड फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग गेट या पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर गेट या पोस्ट आप लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग मेथड यूज़ करते हैं और एक्शन हम लोग इसको देते हैं कि आप किस एक्शन के थ्रू ये काम करना चाहता है। तो अभी इसको छोड़ दीजिए, ये बैकएंड का आप लोग जब काम सीखेंगे PHP वगैरह तो तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्म को। तो फॉर्म पर हम लोग आते हैं और फॉर्म के ऊपर जब भी आप लोग आते हैं तो हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी एक हम यूज़र को इनपुट हम उससे लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम वहाँ पर उसको एक नाम देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लेबल क्रिएट करते हैं और लेबल को हम बताते हैं कि ये हमने लेबल किस चीज़ के लिए दिया है। तो हम लोग यहाँ पर देख देते हैं नेम के लिए। और अभी भी
हम यहाँ पर लेबल के अंदर आकर 4 देते हैं और 4 के अंदर नेम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एंटर, या फिर हम लोग दे देते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ पर हम लोग इनपुट एक क्रिएट फील्ड करते हैं इनपुट, और इस इनपुट फील्ड की टाइप हम रख देते हैं टेक्स्ट। अब अगर हम कंट्रोल एस कर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है फर्स्ट नेम और ये, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी हमने लिख दिया है 4, और यहाँ पर हम लोग इसको अगर हम नेम दे देते हैं नेम, तो अभी ये हमने इसके लिए क्रिएट कर लिया लेबल। तो इसको हमने 4 दिया और इसको यहाँ पर नेम दिया है, तो इसका मतलब है कि ये फॉर्म इसके साथ अटैच है, ये एक फॉर्म ग्रुप आपके पास बन चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक BR टैग दे देते हैं ताकि हमें एक लाइन ब्रेक मिल जाए, और ये इतना बड़ा नहीं है, ये हमने इसको जूम किया हुआ है इसलिए बड़ा नज़र आ रहा है, नहीं तो आपको ये बहुत छोटा नज़र आया, तो मैं चाहता हूँ ये बड़ा ही नज़र आए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक हम लोग पासवर्ड के लिए फील्ड इकट्ठी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पास लिख देते हैं और पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक इनपुट फील्ड क्रिएट करते हैं, और अब इनपुट फील्ड के अंदर जिस तरह की आपकी टाइप है आप उस तरह इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ लिखूंगा तो इसे ये एज अ पासवर्ड ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको कहते हैं ख़त्म, और हम लोग जाते हैं यहाँ पर BR टैग में, और BR टैग के अंदर हम लोग आकर यहाँ पर BR लिखकर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक ईमेल टाइप लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनपुट लेता हूँ और उसकी टाइप में कर देता हूँ आपके सामने यहाँ पर ईमेल। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इसके अंदर आता हूँ तो मैं कोई भी चीज़ लिखूँगा तो ये मुझे इंडिकेट करेगा कि इसके अंदर आपको ईमेल लिखना है, ठीक है। तो जब भी मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये मुझे क्या बोलेगा कि आप इसके अंदर ईमेल लिखें, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि आपने इसके अंदर ईमेल लिखना है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर आप लोग एक बटन किस तरह क्रिएट करते हैं। तो बटन के लिए आप लोग एक बटन टैग यूज़ करेंगे, और उसके अंदर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर बटन का नेम हेलो लिख देता हूँ। तो ये आप इस तरह से एक बटन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब HTML के फॉर्म्स के अंदर सिर्फ यही सब कुछ नहीं होता, HTML फॉर्म्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं उन चीज़ों को, जिस तरह यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास आती है वो होती है चेक बॉक्स। तो आप यहाँ पर इनपुट और इनपुट के अंदर टाइप के अंदर आकर जैसे ही आप चेकबॉक्स लिख देंगे तो यहाँ पर आपके पास एक चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएगा, तो इसको हम लोग एक चेकबॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये चेकबॉक्स क्या करते हैं, और इसके अंदर रेडियोस भी होते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर चेकबॉक्स और रेडियोस, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इनपुट टाइप्स, फॉर्म और इनपुट टाइप्स पे आप आ सकते हैं, और W3 स्कूल पर ये चीज़ की बहुत कमाल है कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिस तरह यहाँ पर आपको मैंने बताया था चेक बॉक्स, तो अगर आप यहाँ पर आकर देखें चेक बॉक्स तो आपको यहाँ पर आपका चेक बॉक्स मिल जाएगा और आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक फॉर्म को उठा लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पर आकर समझाऊँगा कि आखिर से ये फॉर्म किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और ये देखिए, ये यहाँ पर आपके पास फॉर्म, तो अगर आपको मल्टीपल इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तब आप चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि कभी कभार आप कोई क्विज ऐप बना रहे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपको आप उसको एक इसका ऑप्शन दें चेकबॉक्स का, और वो मल्टीपल सिलेक्शन करें, तो आप लोग यहाँ पर इनपुट टाइप चेकबॉक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब क्या होता है कि आप टाइप इसको दे देते हैं चेकबॉक्स, और उसके साथ साथ एक लेबल क्रिएट कर देते हैं, और लेबल के अंदर उसका नेम दे देते हैं ताकि वो उसकी वैल्यू को पहचान ले। लेकिन अब रेडियो के अंदर ऐसा नहीं होता, रेडियो के अंदर मामला थोड़ा सा हो जाता है चेंज। तो रेडियो के अंदर आप लोग किस तरह से यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर मैं आपको रेडियो का कॉन्सेप्ट दिखाऊं, तो रेडियो इसके बिल्कुल डिफरेंट है। जिस तरह से आप लोग इसके अंदर मल्टीपल सेलेक्ट करते हैं, तो रेडियो के अंदर आप लोग सिंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
आप लोगों को रेडियो के अंदर उसको सिंगल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। पर उसका आपको एक जो मेन मसला आता है वो ये आता है कि आपको उसके अंदर सब के अंदर जो आपको उनके अंदर नाम देना पड़ेगा, या फॉर CSS और टाइप रेडियो ID जावास्क्रिप्ट नेम फेवरेट लैंग्वेज, तो आपको सबका नाम जो सा है वो सेम देना पड़ेगा। अभी मेरी बात आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही होगी, लेकिन देखें जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ लेबल या फिर इनपुट, और इनपुट की टाइप में रख देता हूँ रेडियो, ठीक है। तो अभी क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही मैं एक रेडियो यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर पाऊंगा? नहीं, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, जबकि मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करूँ। तो मैं यहाँ पर दोनों को सेम, इस नेम फील्ड के अंदर दोनों को सेम नेम दूंगा, जिस तरह मैं यहाँ पर दूंगा कि जावा, ठीक है, और मैं इसके अंदर भी नेम के अंदर जावा दे दूंगा। तो अब ये समझ पा रहा है कि हम लोग एक ही ऑप्शंस के, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर देता हूँ लेबल फॉर जावा, ठीक है, और मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज, ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट लैंग्वेज। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, और अब अगर मैं इनमें से सिलेक्ट करूँगा तो मैं किसी सिंगल को सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग चाहते थे, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल यही चीज़ चाहते थे, ठीक है। लेबल फॉर, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी, मुझे ये चाहिए किसके लिए, अपनी इस ID के लिए, मैं इसको एक ID दे देता हूँ। इसको मैं ID क्या दूंगा, ID इसको छोड़े, मैं इसको एक वैल्यू दे दूंगा। इसको मैं वैल्यू क्या दूंगा, वैल्यू इसको मैं दे दूंगा जी जावा, और इसको मैं दे दूंगा फॉर जावा, ठीक है। नेम इसको हम दे देंगे PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों को, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमने इस क्विज के लिए बनाया PL। तो अब हम इन दोनों को वैल्यू दे देंगे, वैल्यू हम इनको दे देंगे, उसको मैंने जावा दी, इसको हम पाइथन दे देते हैं, पाइथन, और यहाँ पर हम लोग लेबल दे देंगे जावा, ठीक है। और दूसरा जो हम लेबल क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे इसके नीचे, ठीक है, लेबल फॉर, हम लोग किसके लिए लेबल क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग ये क्रिएट कर रहे हैं पाइथन के लिए, और यहाँ पर हम लोग इसको नेम दे देंगे, नेम, या नेम छोड़ दीजिए आप इस तरह से ही, और हम इसको नेम दे देते हैं पाइथन, ठीक है, पाइथन। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो जावा या पाइथन, अब आप इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने दोनों के दोनों जो इनपुट टैग्स थे, इन दोनों को हम लोग कमेंट कर लेते हैं, जो दोनों हमारे इनपुट टैग्स थे, इन दोनों को अगर आप लोग आकर देखें तो आपने इन दोनों को सेम तरह का जो था वो नेम दिया था। नेम फील्ड अगर आपकी सेम होगी तो ये ऑप्शन डिफरेंट सेलेक्ट होंगे, जबकि अगर आपकी नेम फील्ड सेम नहीं है, ठीक है, नेम फील्ड आपकी डिफरेंट है, तो ये दोनों ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है, वो चेकबॉक्स का काम हो जाएगा, और वही हम नहीं चाहते, ठीक है। तो ये थे फॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। अगर आप और भी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भाई ये साइट आपके सामने, इसके अंदर फॉर्म्स की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आप लोग डेट, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, ये सब कुछ आप लोग इसके अंदर आकर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हे देयर गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे डिव्स के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं tut6.html, और इसके अंदर आकर हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। और बॉयलर प्लेट को इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो लिख देंगे डिव्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको h1 एक टैग दे देते हैं और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं डिव्स, और हम लोग इसको यहाँ पर आकर अपने ब्राउज़र के अंदर आकर खोल लेते हैं tut6.html, जो कि मुझे लग रहा है tut6.html, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से URL से मिटा लेते हैं, जो कि पिछली बारी हमारे बटन क्लिक करने पर यहाँ पर आ गया था, ठीक है, डिव्स। तो अभी हम लोग डिव्स पढ़ेंगे। देखें, अब बाज़ औक़ात क्या होता है, आप लोग जब भी अपना कोड लिखते हैं समटाइम, तो क्या होता है कि आपके कोड के अंदर मल्टीपल टाइम्स P,
H1 H2 ये चीज़ें रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस HTML के क्लीन कोड को लिखें, ठीक है, और आप उनका एक सेक्शन बनाना चाहते हैं, यानी आप छोटे छोटे से कंटेनर बनाना चाहते हैं, तब आप एक div टैग का यूज़ करते हैं। div टैग अगर आप लोग यहाँ पर लिख दें तो div टैग क्या करता है कि div टैग कुछ भी नहीं करता, ठीक है, वो सिर्फ आपको एक डिफ्रेंशिएट करके देता है जो इसके अंदर आपने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पर कोड लिखा है और मैं अब इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसको एक क्लास दे सकता हूँ और इसके अंदर अब क्लासेस और आईडीज़ किस तरह से देते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे कि div क्या है। तो div क्या करता है हमारे पास, div हमारे पास ये काम करता है कि div हमें एक अलग अलग सेक्शंस बना कर दे देता है। div टैग का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। जब भी आप लोग कोई सेक्शंस क्रिएट करते हैं तो आप लोग div क्रिएट कर लेते हैं। जिस तरह यहाँ पर आप लोग एक div का अगर मैं आपको मिसाल दूँ तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग div डॉट हेडर लिखकर एक div को दे देते हैं क्लास हेडर और उसके अंदर आप अपना सारा हेडर का कोड रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक div क्रिएट करते हैं और उसके अंदर आप लोग क्लास फुटर देकर अपना फुटर का सारा डेटा जो है उसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी काम के लिए आपको div बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह मैं यहाँ पर एक div दे देता हूँ और इस div के अंदर आप लोग अपना सारा कोड लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर आएँ और एक और div दें और फिर उसके अंदर आप लोग अपना डेटा दे सकते हैं। जिस तरह अगर आप फ़र्ज़ करें अपना कुछ इसके अंदर डेटा डालना चाहते हैं तो आप लोग एक स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं। स्पैन टैग का भी कोई मतलब नहीं, ना ये पैराग्राफ है, कुछ भी नहीं। स्पैन टैग के अंदर सिर्फ आप कुछ भी पास कर सकते हैं जो कि आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिस इज़ माई टेक्स्ट, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स क्या हैं ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए प्लीज़ वेट कीजिए, ठीक है। मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको पहले क्लियर करवाने चाहिए थे, लेकिन ये मेरी गलती है, मैं इनको बाद में रखना चाहता था। मैं चाहता था कि पहले आप सारी की सारी मज़ेदार HTML पढ़ें और फिर हम इन बोरिंग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं जाकर ब्राउज़र के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर आपकी div टैग आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ स्पैन के अंदर पास हुआ हमारा टेक्स्ट शो हो रहा है। तो div का काम इतना है, लेकिन जैसे हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आप लोग देखेंगे div टैग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट आर द divs और मैंने आपको बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्हाट आर क्लासेस एंड आईडीज़। क्योंकि अगर हम जब भी कोई वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी जो हम divs को क्रिएट करते हैं और divs के अंदर बाज़ हमें उन्हें पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। हम लोग divs इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम अलग अलग सेक्शंस के अंदर आकर सब पर CSS को अप्लाई कर सकें। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि अब अगर हम इसको टैग के नाम के साथ हम लोग इसको फोकस करें तो ये क्या करेगा कि ये सबको इकट्ठा ही अपने पास जो सा है सिलेक्ट कर लेगा और एक CSS सब पर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है आपको सोचनी चाहिए, इसलिए हम लोग इस div टैग के अंदर क्लासेस और आईडीज़ को यूज़ करते हैं। जिस तरह के अगर मैं यहाँ पर एक H2 टैग लिख लेता हूँ, H2 दिस इज़ एन H2 टैग, ठीक है। तो दिस इज़ एन H2 टैग। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक H2 टैग को हमने क्रिएट कर लिया है और इतने ज़्यादा अगर मैं H2 टैग यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर आकर अपनी फाइल को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी H2 टैग्स, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं स्टाइल टैग डालकर इसके अंदर CSS लिखना शुरू कर देता हूँ और मैं H2 को सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो अभी आपके सामने क्या होगा कि अभी आपके सामने सबका कलर रेड हो जाएगा। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि इसमें से पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट का या एक जो ये इसके अंदर एलिमेंट है इसका चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम लोग इसको एक क्लास दे देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास किस तरह देते हैं, हम इसके अंदर आकर एक एट्रीब्यूट पास करते हैं क्लास और उसके अंदर हम उस क्लास का नाम लिख देते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ब्लू, ठीक है। तो अभी सभी H2 का कलर तो हमने लिखा है ब्लू। अब हम लोग CSS के अंदर आते हैं और इसको हम लोग टारगेट करते हैं डॉट के साथ डॉट ब्लू और मैं चाहता हूं कि जिसको मैंने ब्लू क्लास दी है उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू। तो अभी हम लोग वापस आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि बाकी सबको तो रेड मिल रहा है लेकिन जिसको हमने क्लास ब्लू दी है तो उसको सिर्फ ब्लू मिल रहा है। इसीलिए हम लोग इसको
क्लासेस को यूज़ करते हैं। अब आप लोग अगर इसको क्लास को यूज़ कर ले तो क्लास को आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लास को आप लोग मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप जावास्क्रिप्ट के साथ इसको क्लास के थ्रू सेलेक्ट करते हैं तो ये एक एज एन एरे जो सा है सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता तो फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका आपकी HTML के अंदर कोई ऐसा नहीं पड़ता। जो चीज़ इसके अंदर आपको याद रखने वाली है वो ये है कि आप क्लासेस को मल्टीपल टाइम हर टैग के साथ तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी आप क्लासेस को आईडीज को जो सा मल्टीपल टाइम यूज नहीं कर सकते। तो आईडी को देने का तरीका क्या है, आईडी, ठीक है। तो आईडी हम लोग किस तरह देते हैं, आईडी इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर आप आईडी लिख देते हैं, जिस तरह मैं इसका आईडी का नाम लिख देता हूं यूनिक, ठीक है। तो ये एक आईडी है। यूनिक मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं आपका ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं। आप लोगों को जिस तरह से पता है कि एक आईडी सिर्फ एक आदमी की हो सकती है, इसी तरह से पूरे HTML के टेम्पलेट के अंदर चाहे वो 10 पेजेस का है, एक आईडी एक एलिमेंट की हो सकती है। क्योंकि जब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको कॉल करते हो या इसको सिलेक्ट करते हो या CSS अप्लाई करने के लिए जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप इसको सिलेक्ट करते हो तो आपको इसको एक आईडी के थ्रू सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप CSS के थ्रू इन सबको डिफरेंट आईडीज भी देते हो, ठीक है, तो आईडी का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया गया था ताकि हर HTML के एलिमेंट को डिफरेंट आईडी मिले, और जैसे ही हर किसी को कोई डिफरेंट आईडी मिलेगी तो वो एक यूनिक, उसके लिए एक यूनिक वे होगा उसे सिलेक्ट करने का। लेट्स सपोज अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर CSS अप्लाई करनी है तो आप लोग उसे आईडी के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, जबकि आप बाकी सबको सेम क्लासेस देते हैं और सब पर सेम CSS अप्लाई हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं सब जिनको मैंने क्लासेस दी है इनके अंदर सब एट्रीब्यूट्स तो हों लेकिन एक एट्रीब्यूट इसको ना मिले, यानी एक स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई ना हो, तो आप आईडी के जरिए उसको सिलेक्ट करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि शायद आपको ये थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन आप इसको दोबारा से वीडियो को देखकर इसको दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। इसको मैं जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सकता था मैंने क्लासेस और आईडीज को उतना एक्सप्लेन शायद नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हे देयर गाइस, दिस इज वलीद अहमद एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, अब इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्लासेस एंड आईडीज को देखा और उससे पहले आपने डिव्स को स्टडी किया, तो अभी हम लोग देखेंगे कि जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि डिव्स का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है। डिव्स के कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग क्या करते हैं, आप लोग डिव्स बनाते हैं और उसके थ्रू आप लोग सेक्शंस बना देते हैं। लेकिन HTML5 के अंदर HTML के जो इन्वेंटर्स हैं उन्होंने सोचा क्यों ना हम लोग इसके अंदर बिल्ट इन टैग्स ऐसे डाल दें कि जिसके थ्रू पूरा एक स्ट्रक्चर आपको वेबसाइट का मिल जाए। तो अभी तो वैसे हम लोग उसको डालेंगे, उसको बाद में आप लोग CSS के थ्रू सेट करते हैं ग्रिड वगैरह लगाकर, फ्लेक्स लगाकर। लेकिन वैसे अगर आप उस कोड को, आपके अपने कोड को जो सा आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, अगर डेवलपर एक कोड कर रहा है और दूसरा डेवलपर उस कोड को पढ़ना चाहता है तो लेआउट टैग्स के थ्रू उस कोड को पढ़ना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आकर एक HTML फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और HTML फाइल का हम लोग नाम रखेंगे आज tute8.html, ठीक है। tute8.html जो सी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं और हम इसको tute8.html लिखकर एंटर करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक HTML फाइल जो सी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर आकर हम बॉयलर प्लेट को इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, छोड़िए यार इधर हमने क्या लिखना है, हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आकर आप लोग लिख सकते हैं उस टॉपिक का नाम, ठीक है, और टॉपिक का नाम सॉरी मैं कह रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर आकर अपना लेआउट टैग्स का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ अपना सबसे पहला लेआउट टैग हेडर, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो टैग आता है वो होता है फुटर का, तो हम लोग यहाँ पर आकर अपना फुटर टैग लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास एक टैग आता है मेन, ठीक है, और मेन के अंदर आकर आप लोग अपने सेक्शंस बना सकते हैं, ठीक है। सेक्शन टैग आप लोग यूज करते हैं। और अगर आप लोगों ने एक सेक्शन के अंदर एक आर्टिकल लिखना है तो आप उसके लिए एक आर्टिकल टैग भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप इसके अंदर हेडर, फुटर, मेन, सेक्शन, आर्टिकल, ये सभी टैग्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग एक साइड बार बनाना चाहते हैं तो आप इस साइड नाम का एक और सेक्शन टैग यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग अपनी HTML की वेबसाइट के कोड को एक लेआउट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह से मैं हेडर का कोड सारा हेडर नाम के इस टैग के अंदर रखना चाहता हूँ, इस हेडर एलिमेंट के अंदर, और फुटर का सारा कोड मैं इस फुटर के अंदर रख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा हेडर और फुटर का कोड किस तरह से डिफरेंट है। उसके बाद मैं एक मेन बनाता हूँ,
ठीक है। और मेन के अलावा मैं एक असाइड बना देता हूँ। तो मैं अगर मेरी साइड में साइड बार है तो मैं इसे असाइड को एज अ साइड बार इसको यूज़ कर लूँगा, और मैं मेन के अंदर वो सारा कंटेंट लिखूंगा जो कि मैं अपनी साइट के मेन पेज के ऊपर मेन कंटेंट होगा, और उसके अंदर मैं सेक्शंस बना सकता हूँ। उसके अलावा मैं उसके अंदर आर्टिकल्स बना सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं आर्टिकल नाम का एक और टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये सारा तरीका था कि किस तरह से आप लोग इसके अंदर इनबिल्ट लेआउट टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। ये सारे वो इनबिल्ट लेआउट टैग्स हैं जिनको आप यूज़ कर अपनी साइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। और फिर आपको, हाँ ये है कि ये सब अभी चीज़ें बिल्कुल लाइन वाइज होंगी। जिस तरह के एलिमेंट्स आते हैं पहले पी टैग, एच टैग, अभी ये इस तरह साइड बार इससे नहीं बनेगा। वो आपको CSS की ग्रिड या कोई भी टेक्निक आप लोग यूज़ कर उसको क्रिएट करते हैं। तो वैसे अगर आपने अपने कोड को डिफरेंशिएट करना है ताकि डेवलपर फ्रेंडली कोड आप लिख सकें, और एक ये अच्छी प्रैक्टिस होती है डेवलपर फ्रेंडली कोड लिखना, तब आप इन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आपको इन्हें ही यूज़ करना चाहिए। ये एक अच्छी प्रैक्टिस। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सो हे देयर गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट इज आई फ्रेम टैग। तो यहाँ पर जल्दी से आकर मैं एक tut9.html नाम की एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना बॉयलर कोड इंसर्ट कर लेता हूँ, और इसको जाकर हम अपने ब्राउज़र के अंदर खोल लेते हैं पहले की तरह, ठीक है, tut9.html। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर आकर अपना इस कोड को जो सा है लिखना शुरू करते हैं। तो आई फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको आई फ्रेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आई फ्रेम के अंदर जैसे ही आप लोग आ जाते हैं तो आप लोगों को आई फ्रेम क्रिएट करने के लिए एक आई फ्रेम काम क्या करता है। जिस तरह मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं W3 स्कूल की इस साइट को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसका जिस तरह URL यहाँ पर आकर कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पर आकर इस URL को पेस्ट करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि मेरी W3 स्कूल की साइट का इसने यहाँ पर थोड़ा सा एक हिस्सा इसने ले लिया है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको छोड़कर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको गूगल का लिंक दे सकता हूँ, https:// अगर आप लोगों को ये नहीं पता गूगल क्या है तो भाई यकीन मानो कसम से, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो ये हमारे पास कोई भी आई फ्रेम शो नहीं कर रहा, तो हम लोग एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ से आकर कोई YouTube की वीडियो को उठा लेते हैं, क्योंकि YouTube की वीडियो को जो है आप लोग यहाँ से आकर आई फ्रेम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग आई फ्रेम के अंदर आकर एक YouTube की वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर देखता हूँ कि मुझे कौन सी यहाँ पर YouTube की वीडियो जो सी है वो मिलती है। तो एक यहाँ पर ये वीडियो शो हो रही है, ठीक है, मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस शो हो रही हैं। तो मैं यहाँ से ये क्रिकेट की वीडियो को कॉपी कर लेता हूँ, और इस वीडियो को हमें ऐड को अब देखना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा मसला है के साथ, लेकिन कोई बात नहीं यार, हम इस वीडियो का URL कॉपी करते हैं और इसको हम कॉपी कर यहाँ पर लाकर आई फ्रेम के सोर्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। और जैसे ही हम Ctrl+S करते हैं तो वहाँ पर जाकर हम लोग देख सकते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एक और शॉर्टकट तरीका, हम लोग यहाँ से आते हैं और इस वीडियो को ही हम लोग यहाँ से एम्ड कोड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर हम अपना एम्ड कोड को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आकर इसका एम्ड कोड को पेस्ट कर दिया, जो कि एक ऑलरेडी आई फ्रेम है और इसका टाइटल ये है और ये अलाउ फुल स्क्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जैसे ही हम अपनी साइट में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ये YouTube की वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये हमारे पास क्यों नहीं इंपोर्ट हो रही थी, शायद वो इसलिए इंपोर्ट नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग अपनी साइट को लोकल होस्ट के अंदर चला रहे हैं, और लोकल होस्ट के अंदर अक्सर इस तरह के मसले आते हैं। तो इसके अंदर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ एक तरीका था किस तरह से आप लोग आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही रेयर है कि आप लोग आई फ्रेम को यूज़ करें, या हो सकता है आप लोग अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जिसके अंदर आप दूसरी साइट्स को, जिस तरह के आप अगर अपनी साइट के अंदर ट्विटर को लिंक करना चाहते हैं तो आप लोग आई फ्रेम को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं करता हूँ इस वीडियो को एंड और पढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो हाय कोडर्स, वेलकम अगेन इनटू अनदर वीडियो। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर क्या डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर हम लोग एक ट्यूट और
12.html नाम की एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेते हैं। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके अंदर यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको अभी इसके अंदर मॉक जोन सा है अपनी बॉयलर प्लेट उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसको मैं गो लाइव पर क्लिक करता हूँ ताकि ये लाइव सर्वर के थ्रू ओपन हो जाए। ठीक है, तो अब ये लाइव सर्वर के थ्रू ओपन हो चुकी है। तो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। दोस्तों अगर आप लोग देखें H1 को, तो H1 हम लोग देखते हैं हेलो, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। लेकिन जब भी आप इसको देखेंगे तो ये एक डिफरेंट लाइन के अंदर जोन सा है आपको नज़र आएंगे, कभी भी आपको इकट्ठे नज़र नहीं आते। इसके बरक्स जब आप लोग एक स्पैन टैग को यूज़ करते हैं और स्पैन टैग के अंदर आप लोग अपना कोई भी डेटा लिखते हैं, जिस तरह इसके अंदर भी हम लोग हेलो लिख लेते हैं और इनको भी हम रेप्लिकेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये सारा डेटा आपको सिंगल लाइन में नज़र आएगा। तो ऐसा क्यों है? तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये सारा चक्कर क्या है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं एक स्टाइल टैग को क्रिएट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आकर H1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इनकी डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को चेंज करता हूँ कि आखिर एक एलिमेंट किस तरह से इसके अंदर रिएक्ट करता है। तो अभी ये क्या है, ये डिस्प्ले ब्लॉक है। तो अगर हम इसको आते हैं और डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं तो ये यहाँ पर इसको कोई डिफरेंस, इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्प्ले इनलाइन करता हूँ, इनलाइन, तो ये क्या होगा, आप यहाँ पर आकर देखें तो यहाँ पर ये सारे सिंगल लाइन में आ गए। तो जो एलिमेंट्स यहाँ पर इनलाइन होते हैं वो क्या करते हैं कि वो एलिमेंट्स वो बीच के अंदर कोई भी अपने आगे ब्रेक नहीं लगाते, बल्कि वो जो एक लाइन है वो उसी लाइन के आगे स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका डिव टैग है। डिव टैग जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है। तो अगर आप डिव टैग के अंदर इसको लिखते हैं तो डिव टैग क्या करेगा, अभी फर्ज कीजिए मैं इसको एक डिव टैग के अंदर लिखता हूँ और मैं यहाँ पर ये सारा डेटा उठाता हूँ और मैं ये एक डिव टैग के अंदर रख देता हूँ और फिर से मैं एक डिव टैग को क्रिएट करता हूँ और मैं ये सारा डेटा एक डिव टैग के अंदर डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि हमारा डिव चूँकि ब्लॉक है तो वो यहाँ पर हमारा डिव स्टार्ट हुआ, यहाँ पर हमारे सारे ब्लॉक्स को इनलाइन कर दिया और यहाँ पर फिर से हमारा डिव स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर अगर डिव को भी, मैं अपने डिव टैग को भी यहाँ पर आकर डिस्प्ले कर देता हूँ उसको इनलाइन, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मेरी ये सारा कंटेंट जो है वो सिंगल लाइन में आ रहा है क्योंकि इसे हमने डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। तो हम लोग देखते हैं और भी इनलाइन एलिमेंट, जिस तरह अगर आप ए टैग को देखते हैं तो एंकर टैग भी जो सा है वो भी हमारे पास इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, मैं इसके अंदर अगर लिखूँ href और यहाँ पर आप लोग देखें तो ये HRE ये भी आपको उसी लाइन में नज़र आ रहा है, जबकि इसके पर BR टैग जो है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि वो ब्रेक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कभी भी इनलाइन या ब्लॉक नहीं करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी करेंगे क्योंकि हम लोग उसे एक लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास और टैग्स हैं। जी हाँ, तो जिस तरह हमने पैराग्राफ का P टैग पढ़ा, तो P टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर आकर लॉरम 100 लिखता हूँ तो यहाँ पर 100 वर्ड्स का मेरे पास एक जो हमारे पास पैराग्राफ है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है 100 वर्ड्स का। तो मैं यहाँ पर आकर देखता हूँ तो ये देखिए ये बिल्कुल एक अलग लाइन में है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको भी एक P टैग को भी इनलाइन एलिमेंट बना दूँ, P को भी मैं चाहता हूँ कि तुम भी हो जाओ डिस्प्ले इनलाइन। तो यहाँ पर अब क्या होगा, अब बहुत ही ज़्यादा भयानक काम होने लगा है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा बुरा चीज़ नज़र आनी शुरू हो गई है। ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये इनलाइन ही है, ये इसी के साथ जैसे ही ख़त्म हुआ है यहाँ पर से ये शुरू हो रहा है। तो ये था दोस्तों कॉन्सेप्ट इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो इधर गाय वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो हमेशा की तरह अपनी एक और फाइल क्रिएट करेंगे tut11. वैसे मुझे पता नहीं लगा कब हमारी 11 फाइल क्रिएट हो गई। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर आकर अपनी बॉयलर प्लेट को कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आप लोग अगर CSS इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते थे, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक CSS की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ index.css। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारे साथ क्या होता था कि हम लोग यहाँ पर आते थे, स्टाइल टैग लगाते थे और यहाँ पर CSS ऐड करना शुरू कर देते थे। उसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम अपने यहाँ पर आकर अगर हम एक H1 टैग बनाते हैं तो इसके अंदर अगर मैं स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ स्टाइल, तो मैं इसके अंदर CSS तब भी लिख सकता हूँ कलर, और मैं इसके अंदर कलर दे देता हूँ ब्लू। ठीक है,
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर आकर कोई भी कंटेंट लिखता हूँ, कंटेंट, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर देख सकता हूँ कि मेरा जो इसके अंदर मैंने अपना CSS अप्लाई की है वो यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। तो जो भी चीज़ मैं इसको यहाँ पर आकर देना चाहूँ मैं यहाँ पर आकर दे सकता हूँ। तो व्हाट इज़ दिस मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर, और ठीक है, तो हम लोग इसको जो सा है हम लोग बोलते हैं इनलाइन CSS, ठीक है। एक्चुअली इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बॉर्डर दे दिया, यहाँ पर देख रहे होंगे आपको इसके इर्द गिर्द बॉर्डर मिल गया। इसी तरह से हम लोग इसको पैटर्न मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन यही काम जो सा अगर मैं यहाँ पर इसके बजाय मैं अगर इधर स्टाइल टैग के अंदर करना चाहता, तो मुझे यहाँ पर स्टाइल टैग लिखना था, और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पर आकर क्या लिखते हैं, स्टाइल टैग के अंदर अब अगर मेरे पास मल्टीपल H1 टैग्स हैं तो क्या मैं सब के अंदर वो डेटा कॉपी करूँगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस तरह से एक स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं, और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम उसके अंदर वो डेटा जो सा है उसके अंदर हम लिख देते हैं जो कि हम उसके ऊपर जो CSS हम अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, और हमारी CSS उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है। अभी भी हम आकर देखेंगे तो हमारी CSS उसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसके अंदर आयता नहीं बुलाना चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं इसको अलग से लिखूं। तो वो किस तरह होगा, वो इस तरह से होगा कि हमारे पास एक index.css नाम की फाइल है, हम इसके अंदर आकर अपना सारा का सारा जो डेटा है वो हम लिख देते हैं, जिस तरह के मैं यहाँ पर आता हूँ। और अब मैं अगर आकर आपको ये फाइल दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी CSS हट चुकी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं CSS को इसके साथ लिंक करूंगा, तो उसके लिए हम लोग लिंक टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और href के अंदर इसका हम लोग एड्रेस देंगे। तो हम लोग इसको बता देते हैं कि ये इसी डायरेक्टरी के अंदर है और कहाँ पर है, index.css। तो अभी भी यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, H1 को सिलेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम लोग लिख देते हैं कलर स्कीम, सॉरी यहाँ पर आ रहा है कलर ब्लू, जो कि एक इंटरनेशनल या फिर आप कह सकते हैं एक इजी टू यूज़ वे है, और प्रोफेशनल भी लगता है कि आप CSS की फाइल को अलग से क्रिएट करें। लेकिन आपका जो भी फेवरेट है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप स्टाइल टैग के अंदर लिखना चाहते हैं आप लोग स्टाइल के अंदर लिखें, अगर आप लोग एक्सटर्नल फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं तो आप एक्सटर्नल में लिखें, अगर आप इनलाइन लिखना चाहते हैं तो इनलाइन लिखें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों को कहते हैं, जैसे ही आप CSS को किसी एक्सटर्नल फाइल में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल CSS, और जैसे ही आप लोग इसको इनलाइन इस टैग के साथ लिखेंगे तो उसको बोलेंगे इनलाइन CSS। और अगर आप हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं और फिर उसके अंदर CSS लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग इसके अंदर इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो आप लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप लोग अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करवा लेता हूँ, कंसोल लॉग, ठीक है, और अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख देते हैं, ठीक है, हेलो। तो यहाँ पर अगर आकर मैं आपको दिखाऊं इंस्पेक्ट पे क्लिक करके अपना कंसोल, तो यहाँ पर मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अपनी जावास्क्रिप्ट आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर ना लिख के मैं इसको अलग फाइल में लिखना चाहता हूँ और उस फाइल का नाम है code.js, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर इसी तरह से कंसोल डॉट लॉग और हेलो। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कंसोल हमारा बिल्कुल क्लियर है। तो जैसे हम इसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट को अटैच करते हैं, स्क्रिप्ट src और उस स्क्रिप्ट का लिंक, ठीक है, तो यहाँ पर आकर हम लोग देखेंगे कि दोबारा से वही कंसोल के अंदर आना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर अगर अलर्ट भेजता हूँ तो देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमारा अलर्ट आता है, अलर्ट दिस इज एन अलर्ट, ठीक है। तो मैं इसके अंदर अलर्ट भेजूंगा एक, दिस इज एन अलर्ट, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक अलर्ट आया है, तो जी हाँ हमारे पास एक अलर्ट आया है, ठीक है, और कंसोल लॉग भी है। तो ये था तरीका इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS और इंटरनल जावास्क्रिप्ट और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो मैंने सोचा आपको इसको एंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाकर इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
सो इधर गाय वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज स्क्रिप्ट टैग एंड स्टाइल टैग। तो स्टाइल टैग का आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन अभी हम लोग अगर आपको मैं दोबारा से बताऊं तो हम लोग जैसे इसको देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तो मैं इसको बॉयलर प्लेट को इम्पोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग आकर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी HTML की फाइल के अंदर CSS को यूज़ करना चाहते हैं तो आप हेड टैग के अंदर आकर स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं और इसके अंदर आप अपनी सारी की सारी CSS को लिख सकते हैं। ठीक है, CSS हेयर। ठीक है, तो आप लोग इसके अंदर आकर अपनी सारी की सारी CSS को लिख सकते हैं और ये एक बहुत ही ईजी टू यूज़ तरीका है। अगर आप लोग CSS एक ही HTML की फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं तो इसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे कैसे आप लोग HTML की या CSS की फाइल के बाहर से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग देखते हैं कि अगर आपने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो जावास्क्रिप्ट आप किस तरह से लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं और स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर अगर आप लोग आकर अपनी CSS लिखते हैं तो आप लोग इसके अंदर अपनी CSS लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर या फिर आप हेड के अंदर दोनों तरफ आप लोग जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग इसको बॉडी टैग से के क्लोजिंग टैग से पहले लिखते हैं तो जब आपका पेज फुली लोड हो जाता है उसके बाद आपकी जावास्क्रिप्ट लोड होती है। इससे क्या होता है कि यूज़र को आपका वेब पेज ज़्यादा जल्दी नज़र आता है और गूगल का जो SEO है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है स्क्रिप्ट टैग को बॉडी से पहले यूज़ कीजिए, यानी बॉडी टैग के क्लोज से पहले, और स्टाइल टैग को तो आप हेड के अंदर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। सो हाय गॉड, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। तो ये हमारी इस HTML सीरीज़ की लास्ट वीडियो है जिसके ऊपर हम ऑलरेडी 12 जोन सी हैं वीडियोस बना चुके हैं। तो इसके अंदर 13 वीडियो को बनाकर हम लोग इसको फिनिश करने लगे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं इस वीडियो को लास्ट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और इस लास्ट वीडियो के हम स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह अपनी एक ट्यूट 13.html नाम की एक फाइल को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर हम लोग अपनी बॉयलर प्लेट इंसर्ट कर लेंगे। अपनी बॉयलर प्लेट इंसर्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा आज कि ये मेटा टैग्स किस लिए यूज़ होते हैं। तो अब क्या होता है कि जब भी आप लोग देखते हैं, जब भी आप लोग किसी भी एक डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की कुछ एनकोडिंग होती है। ठीक है, तो इस HTML एलिमेंट की जो एनकोडिंग है वो हम इस मेटा 4 सेट, करेक्टर सेट और UTF-8, अगर आप लोग देखें तो करेक्टर सेट डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, अगर आप लोग देखें कि करेक्टर सेट किस तरह के होते हैं, करेक्टर सेट्स, ठीक है, आस्की होता है हमारे पास। अगर हम देखें करेक्टर सेट आस्की, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और तो हमारे पास बहुत सारे करेक्टर सेट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद करेक्टर सेट्स आस्की वर्सेस हमारे पास आ जाता है UTF, ठीक है, जो कि हमारे करंट HTML डॉक्यूमेंट का। तो इसी तरह से यूनिकोड होता है, आस्की होता है। ठीक है, ये सारे हमारे पास करेक्टर सेट आ जाते हैं। ठीक है, जो कि डिफरेंट होते हैं अपने बिट्स के हिसाब से। ये कुछ इसके अंदर CS की एक ये बहुत ही ज़्यादा डीप चीज़ है कि एनकोडिंग इसका इसके अंदर क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये क्या है कि मेटा HTTP इक्विवेलेंट एक्स UA कंपेटेबल, ये होता है कि आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो एज के जो सा है उसके बराबर हो जाए उसका। और इसके बाद अगर आप लोग व्यू पोर्ट की बात करें तो व्यू पोर्ट आपका वो डिस्प्ले मॉनिटर होगा, तो उसके हिसाब से ये इसकी विड्थ को डिवाइस की विड्थ के बराबर करता है। अभी इसके अंदर आप लोग कुछ और मेटा टैग देख सकते हैं। मेटा के अंदर आते हैं और आप लोग इसके अंदर एक मेटा कीवर्ड्स नाम का टैग दे सकते हैं कि अगर आप लोग चाहें कि आप लोग इसे कीवर्ड देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आकर कुछ कीवर्ड दे देते हैं। दिस इज HTML, ठीक है, उसके बाद दिस इज गुड। तो ये सारा आपका एक कुछ कीवर्ड हैं जो कि आप दे सकते हैं। उसके अलावा आप मेटा के अंदर आकर इसको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो अगर आप लोग देखें कि दिस इज एन लास्ट वीडियो, थोड़ी मेरी इंग्लिश बड़ी ख़राब लग रही है तो मुझे यहाँ पर एन नहीं बल्कि ए लिखना है। दिस इज़ लास्ट वीडियो ऑफ आवर कोर्स, ठीक है, ऑफ आवर कोर्स। ठीक है, तो ये जोन सा है हमारे पास मेटा का यूज़ है कि मेटा टैग कभी भी आपको यहाँ पर इसीलिए यूज़ करते हैं कि आप उस पर्टिकुलर एक वेब पेज के बारे जो उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है वो उसके अंदर डालना चाहते हैं। तो मेटा इन्फॉर्मेशन उस वेब पेज की इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आप इसके अंदर मेटा टैग को यूज़ कर डालते हैं। तो ये था दोस्तों यूज़ मेटा टैग का। दोस्तों मैंने इस कोर्स के अंदर जहाँ तक आपने देखा, मैंने इस कोर्स के अंदर सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डिटेल से समझाने की कोशिश की है ताकि मैं आप लोगों को एक एक चीज़ को बिल्कुल
क्लैरिफाई कर कर बता सकूं कि ये सारी चीज़ें किस तरह से हमने इसके अंदर काम करना है और इनको डिज़ाइन करने का क्या तरीका है। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ये HTML की सीरीज़ को मैं आपके लिए ईज़ी टू गो बनाऊँ और आप लोग इसको आसानी से सीख सकें। ताकि अगर आप लोग HTML को बिल्कुल एक बेसिक ओवरव्यू चाहते हैं तो आप लोग HTML को 1 घंटे में या 1.5 घंटे में सीख सकें। अगर आप लोग देखें तो ये वीडियो सीरीज़ पूरी 1-1.5 घंटे की है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं HTML की सारी वीडियोज़ को कंबाइन कर एक सिंगल वीडियो में डालकर अपलोड करूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि HTML को सिर्फ एक वीडियो के अंदर सीखना तो आपको सिर्फ एक वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।